बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ हैं मिस्टर अजीम राना। जी बिल्कुल, और हमेशा की तरह हिना ने आज एकदम सच्ची बात की है। मैं ही हूं अजीम राना और मैं भी थोड़ा सा सच ये बोलूंगा कि मेरे साथ हैं हिना नियाजी। बिल्कुल। तो नाज़रीन, आज एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक नए सफ़र का आगाज़ हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस नए सफ़र में हमारा साथ भी बंधा रहेगा और हम जितने भी दिन भर की जो अहम खबरें हैं, जो अहम इवेंट्स हैं, वो इसी तरह आप तक पहुंचाते रहेंगे और पूरी कोशिश ये करेंगे कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा और जितनी इम्पोर्टेंट मालूमात हैं वो अपने नाज़रीन तक पहुंचाई जाए। लेकिन अजीम राना, आज हम प्रोग्राम का आगाज उर्दू के मशहूर नॉवल निगार और अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद की इस खूबसूरत बात से करते हैं। उनका ये कहना है कि माजी चाहे जैसा भी हो, उसकी याद हमेशा खुशगवार होती है। डू यू एग्री? टू सम एक्सटेंट आई एग्री, लेकिन बात ये कि हम माजी की इतनी बात क्यों कर रहे हैं अभी से? प्रोग्राम के शुरू में बिल्कुल, वंस अ वाइज मैन सेड कि माजी में नहीं रहना चाहिए, इंसान को हाल में रहना चाहिए, हाल में जीना चाहिए और हर हाल में जीना चाहिए। अरे वाह वाह वाह। हाँ जी बिल्कुल, हाल में रहना बहुत जरूरी है। तो ये बातें हमारी होती रहेंगी। फिर वक्त एक नजर डालते हैं कि आज की जो हमारी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं, जो आज के अहम इवेंट्स हैं, वो आप तक पहुंचाते हैं। जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी पर होंगे या फिर नई पर, और इस पर बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है। इस पर आज हम तफसील से तज्जियाकार से बात करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है इस पर बात करना, क्योंकि इंतखाबात करीब हैं और जैसा कि वज़ीर आज़म भी इस बात का हिंट दे चुके हैं कि जल्दी असेंबली वो डिसॉल्व करेंगे और फिर बात इंतखाबात की होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मर्दमशुमारी वो पुरानी ही रहेगी या नहीं, तो यकीनन ये आप तक पहुँचाएंगे। इसके अलावा जो एक और अहम खबर वो ये है कि क्या IMF की जानिब से ये डू मोर का तकाजा जारी रहेगा, क्योंकि IMF के दरवाजे जितनी बार हमने खटखटा दिए हैं, जितनी बार हम लोगों ने वहां पर सर पीट दिया और उसके बाद ये बात इंतहाई अहम है कि भाई पैसे तो मिल गए हैं, तो क्या अब वही करना पड़ेगा जो बड़े साहब कहेंगे? बड़े साहब कहेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। इस पर भी आज हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा अजीम, आप कह रहे थे कि प्रोग्राम के शुरू में ही हम क्यों माजी की बात करें, तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस प्लेटफॉर्म से हम हिस्ट्री की बात करें, हम कल्चर की बात करें, ऐसी चीज़ें जिनको रिवाइव करने की अब ज़रूरत है उस पर हम तफसील से बात करें। तो आज हम आपको सैर करवाएंगे कला राम कोट की, जो कि मंगला झील में एक घिरा हुआ गुमनाम कला है। इस पर भी हम डिबेट कर रहे थे मैं और अजीम कि किला होता है या कला होता है। वैसे अजीम, ये मेरे ख्याल से तो दोनों ही ठीक है, बिकॉज मैंने एक बार एक साहब से पूछा था और उर्दू दान है, अगले जुबान है। अच्छा। तो वो जो मेरी तस्दीक कर पाए, उन्होंने ये बोला कि ये किला होता है, बस प्रोनाउंसिएशन काफ वाली जो होती है ना, ये फ्रॉम एपिग्लॉटिस, यस, किला होता है ये जरा इस तरह से। अच्छा। और फिर चूंकि हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और पाकिस्तान में ऐसी बेतहाशा जो है वो बिल्डिंग्स हैं, हम पता नहीं क्यों इतने सुस्त हैं या कह लें कि इस तरह से इस पर गौर नहीं किया जाता। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि जुलाई 2023 में जो है वो आलमी दर्जा हरारत 1,20,000 साल में सबसे ज्यादा रहने का इम्कान है। क्लाइमेट चेंज, ये एक और अहम तरीन खबर है, अहम तरीन मसला है। इस पर भी आज हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के उर्स की आज तकरीबात जो हैं वो जारी है। जी बिल्कुल, और बाकायदा तौर पर उर्स की तकरीबात का आगाज हो चुका है। जी 781वां उर्स है, 15 रोज़ा ये तकरीबात होती हैं और मुल्क भर से ही जो ज़ायरीन हैं, इनके चाहने वाले हैं, अहले इस्लाम वहाँ पर पहुँचते हैं और बड़े ही रूह परवर मनाज़िर है ना वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और अब हम बात करेंगे मौसम की। अजीम, मौसम कभी बहुत खुशगवार हो जाता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से हम अक्सर देख रहे हैं कि बड़ा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अगर हम अभी बात करें मौसम की, तो बारिश के बाद अजीब सा हब्स हो जाता है। लेकिन एक और चीज़ जो मैंने नोटिस किया है, आई डोंट नो इफ़ यू एग्री और नॉट, कि बच्चे पानी में जब नहाने के लिए गली पर आ जाते हैं, अपने घरों से बाहर निकल आते हैं और पेरेंट्स भी उनको बारिश के पानी में, जो कि गंदा पानी है, हम बारहा कह चुके हैं कि बच्चों को आप घर में रखें अगर बारिश आती है तो, वो गलियों में सड़कों पर नहा रहे हैं। ये भी एक अहम नुक्ता है जो आप बता रही हैं कि इससे जो वबाई अमराज हैं वो फैल सकते हैं और बड़ी अजीब बीमारियों का आप शिकार हो सकते हैं। ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का। लेकिन इसके अलावा जो ज़्यादा बड़ा मसला है, जो एक ब्रॉडर कैनवस पे अगर हम उसको देखें, तो वो ये है कि मॉनसून का जो स्पेल है, जो बारिशों का ये सिलसिला है, हर आने वाले दौर में, हर आने वाले वक्त के साथ स्वेयर होता जा रहा है। इसमें हम स्वेरिटी देख रहे हैं कि और फिर जो हर बार हम लोगों को कह लें कि सामना करना पड़ जाता है, वो सैलाबी सूरत हाल होती है, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जो डूब जाते हैं और फिर वहाँ पर जो जिन हालात का लोगों को सामना करना पड़ता है। अभी तो जो गुज़िश्ता सैलाब ने जो तबाही मचाई थी, अभी हम तो उससे ही नहीं रिकवर कर पाए। बिल्कुल। और अजीम, अगर मैं अपने शहर की बात करूं जहां से मेरा ताल्लुक है, मियां वाली में, तो इतनी बुरी
बुरी सिचुएशन है कि पानी जो है, पानी का रेला हर शय बहा के ले गया है। मतलब इतना वहां पर मैं कहूंगी शिद्दत है, बारिश भी हो रही है, उसके बाद जो सैलाबी सूरत हाल है अगर उसकी बात करें, फिर अगर इकदामात की बात करें हुकूमत के एंड पे, हम हर वक्त की बात करते हैं, डिस्कस भी होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है दैट इज सुपर स्लो। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन इज अनदर थिंग। मेरे ख्याल से इससे भी पहले जो मसला है वो पॉलिसी मेकिंग का है। मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिसी मेकिंग में ही कहीं पे बहुत बड़ा जो है वो मसला है। कहीं पे डिफॉल्ट ऐसा है कि बाद वालों को भी समझ नहीं आती कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। हालांकि सबको पता है कि आप जितने ज्यादा डैम्स बनाएंगे और जितने ज्यादा डैम्स होंगे उतना ही आप पानी मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं, और फिर मेरे ख्याल से ऐसी बारिशें भी एक ब्लेसिंग बन जाती हैं। बिल्कुल ब्लेसिंग ही बन जाती है। लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन कुछ बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि अगर निकासी आप की बात की जाए तो यहाँ पर उसका निज़ाम जो है वो हमेशा जवाब दे जाता है। और लाहौर के अगर हम पोश एरियाज की बात करें तो वहां से भी अगर हम गुजर के आए, जिसको हम पोश एरियाज कहते हैं, वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। गाड़ी जो है वो तैरती हुई या मैं कहूंगी डूबती हुई वहां से गुजरती है। लाहौर में बारिश हो तो वो पंजाबी में कहते हैं कि जी किसी को भी अगर आपने कहीं पे बुलाना है कि और बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, कहीं जी मैं नहीं आ सकता, गोडे गोडे पानी। तो ये जो गोडे गोडे वाला पानी है ना, ये हर मॉनसून में लाहौर के वासियों को तो कम से कम देखने को मिलता ही है। और फिर कराची में भी मेरे ख्याल से कमोबेश यही सूरत हाल है। बिल्कुल, और मुझे लगता है इस पर काम करने की जरूरत है। कराची में भी मौसम जो है ऑफ एंड ऑन बेहतर होता रहता है, लेकिन बारिश के बाद की जो सूरत हाल है वो हर जगह मिल रही है। अब इस पर हम तफसील से बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से जहीर अहमद साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर कैसे हैं आप? जी जहीर अहमद साहब सुन पा रहे हैं आप? सर मेरे ख्याल से कोई राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। जी हम दोबारा उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम बारिशों की बात करें, बारिशों का जो पानी है वो लोगों के घरों में अजीम जब दाखिल हो जाता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए बाहर जाना या कोई भी मामला जिंदगी। बिल्कुल ये मुश्किलात का तो सामना करना पड़ता है। लेकिन इस वक्त मौसम की ओवरऑल क्या सिचुएशन है पूरे पाकिस्तान में, मौसम कैसा है बिनात ये जान लेते हैं। हमारी साथी एंकर हैं बिस्मा खान, उनसे सूरत हाल जानते हैं। तो ओवर टू यू बिस्मा, बताइएगा जरा कैसा मौसम रहने वाला है पूरे मुल्क में। मौसम के बदलते रंग और दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव की बात करते हैं। सबसे पहले शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम पारा 28 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है, जबकि मौजूदा पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला साफ है। रोशनियों के शहर कराची में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 30 डिग्री रहेगा, जबकि मौजूदा पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला अबर आलूद है। पंजाब के दिल लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 29 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि मौजूदा पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 29 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि मौजूदा पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला साफ है। बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के मौसम की बात करें तो शहर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि मौजूदा पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला साफ है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के मौसम की बात करें तो शहर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 23 डिग्री रह सकता है, जबकि मौजूदा पारा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। तारीखी शहर मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 33 डिग्री रह सकता है, जबकि मौजूदा पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला साफ है। वादी महरान के शहर सखर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 31 डिग्री रह सकता है, जबकि मौजूदा पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। पाकिस्तान के बुलंदो बाला पहाड़ी इलाके स्कर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि शहर का मौजूदा पारा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। खूबसूरत पहाड़ी शहर गिलगित के मौसम की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 27 डिग्री, जबकि मौजूदा पारा जो है 24 डिग्री और कम से कम 18 डिग्री रह सकता है और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। मौसम का अहवाल आपने जाना, अब आपको लिए चलते हैं सुनो पाकिस्तान। सो ओवर टू यू हिना एंड अजीम।
थैंक यू सो मच बिस्मा। और अब हम बात करते हैं मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से ज़हीर अहमद साहब से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, कहिएगा इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है? इस वक्त तो मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मौसम गर्म और मरतूब है, लेकिन आज शाम या रात के वक्त बालाई खैबर पख्तूनख्वा में, शुमाल मशरकी पंजाब, इसमें लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट हैं, इन इलाकों में चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और उसके बाद फिर ट्यूसडे मंगल की रात से जो मुल्क के बालाई हिस्से हैं, जिसमें ज़्यादातर कश्मीर के हिस्से हैं, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब के ज़्यादातर हिस्से हैं, इनमें फिर दोबारा गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। अच्छा ज़हीर अहमद साहब, ये तो आपने ओवरऑल बताया और ये हम तो गाए बगाए रोज़ ही जो है अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहते हैं ओवरऑल क्या सिचुएशन है वेदर की। ये कहिएगा कि जो मॉनसून स्पेल है वो हम देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम स्वेरिटी की जानिब बढ़ रहा है, तो अब आने वाला जो स्पेल है वो कितना स्वेयर होगा और बिलखसूस किन इकदामात की ज़रूरत है आम शहरियों को भी और हुकूमत को भी? देखिए, जुलाई, अगस्त और सितंबर जो हैं वो पीक मॉनसून सीजन होते हैं। पीक रेनफॉल हो रही होती है इसमें मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में, और इसी दौरान जो है वो बाज़ मकामात पर इंटेंसिफाइड रेनफॉल या मूसलाधार बारिश भी होती है। और मॉनसून रेनफॉल्स के साथ जुड़ी हुई हैं कुछ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी, जिसमें लैंडस्लाइड्स भी हैं, अर्बन फ्लडिंग है, फ्लैश फ्लडिंग है। तो ये तमाम लिंक्ड हैं एक्सट्रीम रेनफॉल्स में जी। तो हम जब भी मॉनसून सीजन रेनफॉल होती है तो हम इन एक्सट्रीम कंडीशंस को या एक्सट्रीम्स को जो है वो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी अच्छा, जी और जी ज़हीर अहमद साहब, बताइएगा कि अब तक बारिशों से सबसे ज्यादा कौन से इलाके मुतासिर हुए हैं? हमारे पास जो मैक्सिमम रेनफॉल्स होती हैं ज्यादातर वो पंजाब के ज्यादातर हिस्से हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं, लाहौर है, गुजरांवाला, सियालकोट, इसी तरह कश्मीर के ज्यादातर हिस्से हैं, उनमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ सिंध है, ये भी ज्यादा इफेक्टेड होते हैं मॉनसून रेनफॉल से। और इन पिछले एक्सपेल्स में भी इन पार्ट्स में ज्यादा रेनफॉल हुई है और आइंदा आने वाले दिनों में भी इन एरियाज में जो है हम मजीद रेनफॉल जो है मॉनसून सीजन में एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है ज़हीर साहब, एक जानिब तो ये बातें हो रही हैं कि मॉनसून स्पेल जारी है और ये देखा जा रहा है कि बारिशें मज़ीद ज़्यादा हो सकती हैं। दूसरी जानिब हमारे पास एक ये भी खबर है कि 2023 में जो आलमी दर्जा हरारत है वो 1,20,000 साल में सबसे ज़्यादा रहने वाला है। तो एक जानिब इतना एक्सट्रीम वेदर हम देख रहे हैं कि बारिशें तो बहुत ज़्यादा बारिशें हैं और गर्मी है तो बहुत शदीद गर्मी है, तो ये वेदर चेंजेस हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, अब जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम बातें पिछले कुछ सालों से सुनते आ रहे हैं वो अब एक हकीकत बनती जा रही हैं। जो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स हैं, चाहे वो एक्सट्रीम रेनफॉल्स हैं, चाहे वो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, हीट वेव्स हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं वो अब पूरी दुनिया में उनकी हम जो है वो मैनिफेस्टेशंस देख रहे हैं, उनको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो बहरहाल अब हमें हकीकत बन गई है और हमें उससे जो है वो नबरदाज़ जो है वो होना पड़ेगा आने वाले सालों में। जी, यकीनन जो क्लाइमेट चेंज है वो एक हकीकत बन गई है। बहुत शुक्रिया ज़हीर अहमद, डायरेक्टर मैट, आप हमारे साथ मौजूद रहे और जो सिचुएशन है उससे मुतल्लिक हमें बता रहे थे ज़हीर साहब भी कि हिना उन्होंने भी ये बात की है कि क्लाइमेट चेंज अब रियलिटी बन चुकी है और अफसोस इस बात का होता है कि दुनिया में कई हेड ऑफ स्टेट्स जो हैं वो ऐसे हैं कि वही इस हकीकत को मानने से इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल जी। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान। हुकूमत का नई मरदमशुमारी को नोटिफाई ना करने का फैसला और राना सनाउल्लाह का कहना है कि इलेक्शंस पुरानी मरदमशुमारी पर ही होंगे। निगरान हुकूमत आकर आइन के मुताबिक 60 या 90 दिन में इलेक्शन कराएगी और नई मरदमशुमारी में कुछ मसाइल पैदा हो गए, इसलिए नोटिफाई नहीं हो रही। जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब कुछ ही दिन पहले जब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें वाज़े तौर पर ये इशारा उन्होंने दे दिया था कि जो नई मरदमशुमारी है उसमें कुछ पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं, कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो अब जो इलेक्शंस हैं वो पुरानी मरदमशुमारी के तहत ही कराए जाएंगे। बिल्कुल। तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट पिलडाट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय लेते हैं इस अहम नुक्ते पे। अहमद बिलाल साहब, वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो यकीनन जो इशू है उससे आप भी बिल्कुल बाखबर होंगे कि अब जो पुरानी मरदमशुमारी है उसी के तहत इंतखाबात होने जा रहे हैं,
तो जो इत्तेहादी जमातें हैं उनमें से कई जमातें ऐसी हैं, बिलखसूस MQM, जिनकी जानिब से सबसे ज़्यादा ये शोर किया जाता रहा है कि मरदमशुमारी कराई जाए। अगर नए इंतखाबात की जानिब जाना है तो अब पुराने इंतखाबात के तहत होंगे, पुरानी मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे, ये मुमकिन हो पाएगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि पिछली मरदमशुमारी जो 2017 में हुई थी उसके ऊपर बहुत सी पार्टियों के एतराज़ात थे। सबसे बुलंद आहंग जो एतराज़ात थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहैसियत सिंध गवर्नमेंट के भी उन्होंने एतराज़ात किए थे। तो इसलिए फैसला हुआ था कि नई मरदमशुमारी जल्दी करा ली जाए, 10 साल इंतज़ार न करें और 5 साल में करवा लें। लिहाजा ये 34 बिलियन रुपयों को खर्च करके ये नई मरदमशुमारी कराई गई। लेकिन अब मसला ये है कि नोटिफिकेशन होना या ना होना तो एक अलग बात है, लेकिन नोटिफिकेशन अगर हो भी जाए तो भी ये इस्तेमाल नहीं हो सकती 2023 के इंतखाबात के लिए, क्योंकि उसके लिए एक आईनी तरमीम की ज़रूरत है। अगर आप देखें तो आर्टिकल 51(3) है, उसमें एक टेबल दिया हुआ है। उस टेबल के अंदर कौमी असम्बली की नशिस्तें सूबों में किस तरह तकसीम होती हैं वो बताया गया है जी। तो अगर नई मरदमशुमारी होती है तो आबादी का तनासुब बदल जाता है, तो फिर सूबों के अंदर कौमी असम्बली की नशिस्तें भी बदल जाएंगी। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी, और वो इस वक्त हो नहीं सकती क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है कौमी असम्बली में, इस वक्त टोटल मेंबर ही नहीं है। तो इस नोटिफिकेशन हो भी जाए तो भी मैं समझता हूं कि हमें 2017 के मरदमशुमारी के ऊपर ही गुजारा करना पड़ेगा। जी अच्छा, अहमद बिलाल साहब, जब 14 मई के हवाले से इलेक्शन कमीशन में मामला आया तो उसे सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि इंतखाबात जो हैं वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक होने हैं, अगर ये पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे तो उसमें मसाइल पैदा हो सकते हैं। और अब अगर बात की जाए इसमें, हम हुकूमत की इसको नाअहली समझें कि इतने पैसे खर्चने के बाद भी नई मरदमशुमारी को नोटिफाई नहीं किया जा रहा। देखिए, मैंने जैसे अर्ज किया कि नोटिफाई ना करना तो इशू नहीं है, अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना हो सकना है। लेकिन ये बात अपनी बद इंतजामी की बात अपनी अलग दुरुस्त है कि ये जो मरदमशुमारी थी इसे ख़त्म हो जाना चाहिए था, इसके फाइनल रिजल्ट्स नोटिफाई हो जाने चाहिए थे पिछले साल दिसंबर में, और ये अभी ये जुलाई आ चुका है 2023 का, इसमें भी मुकम्मल नहीं हुई। तो बद इंतजामी की बात अपनी जगह दुरुस्त है। 5 दफ़ा एक्सटेंशन हुई है डेडलाइन में, फिर भी ये काम अभी तक नोटिफाई नहीं हो सका। लेकिन असल मामला मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का है, और उसकी वजह यह है कि PTI के मेंबर्स जो कि रिज़ाइन करके जा चुके हैं, तो अब मतलूबा तादाद मुयसर नहीं है आपको नेशनल असम्बली में। तो ये भी बताइएगा कि अहमद बिलाल साहब, इससे पहले जब PTI की हुकूमत रही है तो आगाज़ तो मेरे ख्याल से गालिबन तभी किया गया था, आखिरी सालों में ही आगाज़ किया गया था इसकी मरदमशुमारी को कंप्लीट किया जा सके। तो उनकी जानिब से भी नाअहली, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं वो इसी तरह से नाअहली का मुजाहरा करती चली जाती हैं। उनके तो माइंड में होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए इसके लिए। जी, उनके माइंड में होना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो उसी वक्त होती ना जब ये मरदमशुमारी मुकम्मल हो जाती और उसके नताइज सामने आ जाते, तो फिर ही उसके मुताबिक कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती। लेकिन ये यकीनन उनके इल्म में होगा, लेकिन उनका, मैं समझता हूँ कि उनकी भी गलती ये है कि उन्होंने उसको बर वक्त शुरू नहीं किया, बर वक्त मुकम्मल होने के लिए इंतजामात नहीं किए। बाद में जो गवर्नमेंट आई उनकी तब्दीली के बाद, उसने भी बहुत सुस्त रवि का मुजाहरा किया था। अहमद बिलाल साहब, एक सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, एक ज़रूरी जो बात अभी माइंड में आई है वो ये आई है कि पुरानी मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होते हैं, और आप ही ने जिक्र किया कि आबादी का तनासुब तो चेंज हो चुका है। तो हम ये समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि एक बड़ा तबका ऐसा होगा जो वोट कास्ट नहीं कर पाएगा, जो जिनको सही गिना नहीं जाएगा। नहीं, वोट कास्ट तो सब करेंगे। वोट कास्ट करने का मसला नहीं है, ये तो असेंबली की सीटों की एलोकेशन का मसला है कि आपकी पंजाब की सीटें मसलन कितनी होनी चाहिए, सिंध की कितनी होनी चाहिए, बलूचिस्तान कितनी होनी चाहिए। लेकिन जो वोटर लिस्ट है वो तो इलेक्शन कमीशन अलग से बनाता है। 20 जुलाई उसकी आखिरी तारीख है। जो लोग उसमें एनलिस्ट हो चुके होंगे वो सारे वोट देंगे। वोट देने का इशू नहीं है, इशू तो सीटों की एलोकेशन का है, जिसका आम आदमी की सेहत पे शायद बराह रास्त असर नहीं पड़ता। वो तो सूबों के मामले, मतलब बलूचिस्तान की आबादी बहुत बढ़ गई है जी, तक के आदाद शुमार आए हैं, तो उनकी नशिस्तें तकरीबन डबल हो सकती हैं, लेकिन वो अब नहीं हो सकती क्योंकि
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, तो आम लोगों को, वोटर को उसका असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मर्दमशुमारी की बात हो रही है, फिर वही कहते हैं ना कि जहाँ से शुरू हुआ मामला वहीं पर आ गया, और अगर हुकूमत की नाअहली कहा जाए तो ये गलत ना होगा। जी बिल्कुल, और यही कह रहे थे अहमद बिलाल साहब भी, इसी हवाले से वो तवज्जो दिला रहे थे कि जैसे जैसे हुकूमतें आती हैं और नाअहली का एक मुजाहरा सामने आता है वो हम देखते रहते हैं। तो बिना प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, उस्मान अरशद साहब हैं। बिल्कुल, उस्मान अरशद साहब की बात करते हैं, पॉजिटिव नोट की तरफ आते हैं। कोई अच्छी और बड़ी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त हमारे प्रोग्राम में मौजूद है उकाड़ा से ताल्लुक रखने वाले उस्मान अरशद साहब। अगर इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दिया जाए तो बेहतर होगा, जिन्होंने हम पहले भी इनसे बात कर चुके हैं और सुनो पाकिस्तान का ये हिस्सा भी बनते रहे हैं। पैदल सफ़र करके हज की सादत हासिल की है इन्होंने, और 4000 किलोमीटर का ये सफ़र तकरीबन 5 माह के अरसे में इन्होंने किया है। और जब अजीम इन्होंने ये किया तो ये सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बने। इन्होंने हमसे बात की जब ये ईरान पहुंचे तो इन्होंने हमसे बात की, जब इन्होंने हज की सादत हासिल की तो इन्होंने हमसे बात की, और ये हमारे साथ राब्ते में रहे। और ये बहुत ही सफ़र इनका मुबारक सफ़र था, इन्होंने हज की सादत हासिल की और हमने इनको मुबारकबाद भी दी। इस वक्त सुनो पाकिस्तान में एक बार फिर से मौजूद हैं। जी तो उस्मान, आपसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बात बड़ा ज़बरदस्त सर, आपने ये कदम उठाया है, 4000 किलोमीटर का सफ़र आपने तय किया है। यकीनन काफ़ी मुश्किलात का भी इनिशियली आपको सामना करना पड़ा होगा, तो आपका हज का ये मुबारक सफ़र कैसा रहा और वापसी कब हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह में मेरा सफ़र जो है वो 5400 किलोमीटर है, और सफ़र में थोड़ी बहुत मुश्किलात तो आती हैं, क्योंकि इतना लंबा सफ़र जब आपने पैदल करना हो थोड़ी बहुत मुश्किलात आती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। अल्लाह ताला ने अपना बहुत करम किया, पीछे से माँ बाप की भी सपोर्ट थी, तमाम अजीज़ों कारब की भी सपोर्ट थी, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि सफ़र काफ़ी लंबा और कठिन था, लेकिन तमाम लोगों की सपोर्ट की वजह से बड़ी आसानी से सफ़र मैंने तय किया। जबरदस्त। उस्मान अरशद, चला इस तरह का आगाज करते हैं, मुबारक सफर था, चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, तो मुझे ये बताइए किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा, किन चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा? एक्चुअली में जब भी इस तरह का सफर आपने करना होता है तो सबसे पहले आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से तैयार करना होता है। इस सफर में मुझे सबसे पहले तो वीजे का मसला हुआ, जिसकी वजह से मैं इराक नहीं जा सका और मैंने अपना रोड तब्दील करके ईरान से यूएई किया। उसके अलावा मौसम की तब्दीलियां आपको देखना पड़ती हैं, क्योंकि मैंने जब सफ़र शुरू किया था गर्मी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद ईरान में सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि बाज़ औक़ात वो आपके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होती है, और वो आपके सारे जो रंगत है चेहरे की वो सब बदल देती है। उसके बाद फिर यूएई और सऊदी अरेबिया के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और फिर आबादी का ना आना बहुत ज़्यादा जो है वो आपके लिए परेशानी पैदा करता है, क्योंकि आपको खाने पीने के लिए भी सामान चाहिए होता है, और उसके अलावा फिर आपने रहने के लिए भी आपको कोई ना कोई जगह चाहिए होती है। लेकिन ये था कि जहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं होती थी, फिर वहाँ मैं टेंट लगा के जो है वो रात गुजारता था। बिल्कुल, टेंट लगा कर भी आपने रातें वहाँ पे गुजारी हैं। तो उस्मान, वंस अगेन मुबारकबाद आपको देते हैं कि बड़ा ही मुबारक सफ़र आपने किया है। ज़्यादातर जो अहले इस्लाम हैं दुनिया में जहाँ भी रहते हैं उनकी ख्वाहिश यही होती है कि वो ज़रूर हज की सादत हासिल करें। आप ये बताएं कि ये ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा जब आप वहाँ गए, किस तरह से आपकी मुलाकात हुई लोगों से, और बल्कि पूरा जर्नी बताएं, रास्ते में कैसे कैसे जिन को आप बताते थे कि आप इस तरह से ये सफ़र अपना कर रहे हैं, तो कैसा फीडबैक आया, कैसा बर्ताव था लोगों का? बिल्कुल, कैसा बर्ताव था आपके साथ? फीडबैक लोगों का बहुत ज्यादा अच्छा था। इवन के कुछ लोग ऐसे थे कि वो इतने ज्यादा जज्बाती हो जाते थे कि वो रोना शुरू कर देते थे। जब वो रोना शुरू करते थे तो मैं उस वक्त अजीब सा महसूस करता था, मुझे बस अजीब सा लगता था कि उन्होंने रोना शुरू कर दिया। यानी कि उनकी अकीदत इतनी ज्यादा होती थी कि ये शख्स जो है अल्लाह के घर जा रहा है। उनकी कोशिश होती थी कि हम इसकी जितनी भी खिदमत कर सकें, जिस तरह से भी उनकी कोशिश होती थी वो करते थे। बहुत सारे लोग, मुझे याद है मैं जब पाकिस्तान के अंदर था तो वो पीछे से कोई फ्रूट लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, लेकिन उनको मना करना पड़ता। उसकी वजह ये कि पैदल आप सामान बहुत ज्यादा कैरी नहीं कर सकते। उसके अलावा भी ईरान के अंदर भी हमारे जितने पाकिस्तानी थे उन्होंने भी बहुत मोहब्बत की, और यूएई के अंदर और सऊदी अरेबिया के अंदर हमारे जितने यानी कि पाकिस्तानी हैं जो कि ट्रक चलाते हैं, उन्होंने इतनी ज्यादा मोहब्बत की कि वो रुकते थे, कोई चाय बना के दे रहा है, कोई खाना बना के दे रहा है। तो यकीन करें ये इसी वजह से इतना लंबा सफर, और जो डेजर्ट था इतने किलोमीटर से बात ही नहीं आती थी, तो वो मुझे मालूम नहीं हुआ। वरना अगर उन लोगों की सपोर्ट ना होती तो डेफिनेटली वो सफर तय करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता।
था। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान अरशद, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, अपने सफ़र के बारे में बताया और उम्मीद करते हैं कि अगर फ्यूचर में भी आपको इस तरह का सफ़र करते हैं, कुछ प्लान करते हैं मुबारक सफ़र, तो आप हमारे साथ इस तरह से कनेक्टेड रहें। और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं जो कि पैदल जाना चाहते हैं हज पर या बहुत बड़ी उम्रे पर। इंस्पिरेशन है, क्योंकि अगेन वही वाली बात कि दुनिया में जहाँ भी अहले इस्लाम मौजूद है, उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो ये सादत हासिल करें और खाना काबा जाएं, हज का जो रुतबा है और जो सादत है वो उनको हासिल हो सके। तो ये जो उस्मान ने अपने तई एक डिसीजन लिया, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और फिर 4000 किलोमीटर का एक जर्नी जो उन्होंने इन अ लॉन्ग रन जो है वो तय किया है, बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो अपने नाज़रीन को अब ये बताते हैं कि जो सूरज है, ये भी एक इंटरेस्टिंग खबर है कि आज खाना काबा के बिल्कुल ऊपर होगा और सऊदी माहिर फल्कियात के मुताबिक मक्का मुकरमा में ज़ोहर की अजान के वक्त 12:22 पर सूरज खाना काबा के बिल्कुल ऊपर होगा। किबले का रुख दिन के वक्त सूरज और रात के वक्त सितारों के जरिए मुतय्यन किया जाता है। नमाज के औकात और किबले के रुख के लिए सूरज का किरदार बुनियादी है। खाना काबा की तरफ रुख करके दुनिया भर के मुसलमान नमाज अदा करते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है आज की। एक इंटरेस्टिंग अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर की, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरों के साथ हाजिर होंगे, लेकिन अभी लेंगे एक ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान, और ब्रेक में भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। और मैं और अजीम बात कर रहे थे कि घूमने फिरने का अक्सर लोगों को बहुत शौक होता है, और जब सियाहत की बात करते हैं तो अगर हम किसी भी मुल्क की बात करें, स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें, तो मुझे लगता है पाकिस्तान जितना पोटेंशियल किसी भी कंट्री में नहीं है, किसी मुल्क में नहीं है। बहुत सारी जगह, बेतहाशा जगह, और एक जगह अपने नाज़रीन को तभी बताते हैं हम लोग कि आप कहाँ जा सकते हैं जी। नेक्स्ट टूर अपना प्लान करें जरा जल्दी से बस। रामकोट किला की बहुत ही खूबसूरत है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर इसी हम एक शोबे पर फोकस करें तो हम स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक। और अजीम, मुझे लगता है कि बहुत सारी पाकिस्तान में हिडन ऐसी प्लेसेस हैं जिनको अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया, या उस तरह से टूरिस्ट वहाँ पर नहीं जाते। और जब मैंने ये देखा, क्या खूबसूरत मनाजिर, ग्रीनरी, और फिर इसकी खास बात यह है कि इसको पहाड़ के ऊपर बनाया गया है, ये ऊंचाई पर है, और इसकी जो है ना साथ में अगर हम व्यू देखें, टॉप व्यू से अगर हम इसको खड़े हो, ऐसी जगहों पर जाने का मजा आता है कि आप कैंपिंग करें। आप वहां जाएं, आप वहां पर कैंपिंग करें और लाइव कुकिंग करें। हम कब जा रहे हैं अजीम? हमें भी जाना चाहिए यहाँ पर, हमें खुद भी ये जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए नाज़रीन के साथ। वैसे आप करती हैं, वैसे आप एक्सप्लोर करते हैं? अच्छा, हमारी कोशिश भी यही होती है कि जब हम किसी जगह के बारे में बताते हैं जिसमें इस तरह का पोटेंशियल होता है, तो कोशिश यही होती है कि खुद भी जाके उसको विजिट करें, और मुझे लगता है हमें भी जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। और सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसी इंटरेस्टिंग जगह नहीं है, बल्कि दुनिया में जगहों का तो जिक्र करेंगे, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही है। हिना, फ्रांस की खबरें बताएं जरा अपने नाज़रीन को। बड़ी कमाल खबर। फ्रांस में एक बहुत ही डिफरेंट एक नई स्कीम मुतारिफ कराई गई है, जिसमें आपके जो पुराने कपड़े हैं, जो फ्रांस में पहनने वालों के जो पुराने कपड़े, जूते हैं, उनकी मुरम्मत करवाने पर पैसे मिलेंगे। यानी कि जो फटे पुराने कपड़े हैं, पहले वो लोग फेंक दिया करते थे, और इस स्कीम के तहत जूतों की मुरम्मत करने पर 7 यूरो और फटे कपड़े सिलवाने पर 10 से 25 यूरोज अब हमें बोनस के तौर पर दिए जाएंगे। बड़ा जबरदस्त इकदाम है, बड़ी कमाल की स्कीम है। और इसका जो मकसद है बेसिकली वो ये जो ऐसी वर्कशॉप्स हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं, जहाँ पर सिलाई या कपड़े, जो फटे कपड़े हैं उनको मुरम्मत किया जाता है, या जो जूते गांठने वाले लोग हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए इकदाम उठाया गया है। और फिर बड़ा ही बेहतरीन किस्म का ये इकदाम इस हवाले से भी है कि बहुत ज्यादा कपड़े और जूते लोग करते हैं, उसे वेस्ट बचेंगे और फेंक दिया करते थे। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूंगी कि वो जो लंडे के कपड़े हम जिसको कहते हैं, वो सबसे ज्यादा ऐसे ममालिक से भारत में भेजे जाते हैं। और अगर दूसरे नंबर पर बात की जाए तो पाकिस्तान का दूसरा नंबर है, जहां पे ऐसे ममालिक से पहले जूते कपड़े आया करते थे, लेकिन अब उन तमाम लोगों के लिए जो कि जाते हैं वहां से शॉपिंग करते हैं। और अपर मिडिल क्लास की भी अगर बात करें तो अब लंडे से जाकर बहुत अच्छी चीजें खरीदते हैं और मिल भी जाती हैं अच्छी चीजें। लेकिन अब एक बुरी खबर है उन तमाम लोगों के लिए, लंडे नहीं जा सकते। एक पौधा भी है, पौधे का भी बताना है अपने नाज़रीन को, बड़ा जरूरी ऐसा पौधा है जिसे छूने के बाद खुद खुशी के ख्याल आते हैं, भाई ये कौन सा पौधा है। वैसे ही ओवरऑल इतना डिप्रेस्ड एनवायरनमेंट बना हुआ है, उसके ऊपर से इस तरह के पौधे आने लग पड़े हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो है इसे आमतौर पर
डंकिंग ट्री, स्टिंकिंग बुश या फिर जंपी के नाम से ये जाना जाता है। मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बरसाती इलाकों में पाए जाने वाले इस नेटल फैमिली का ये पौधा है यूट्रिकाकिया, जो है बड़ा ही इंतहाई तकलीफदेह और देरपा ढंग के लिए ये बदनाम है और शदीद दर्द की वजह से साइंसी तहकीक का ये मौजू भी रहा है। बिल्कुल ऐसा वैसे मुमूमी तौर पर पौधे और जो फूल होते हैं उनको देखकर जिंदगी का एहसास होता है, खुशी का एहसास होता है। ये पौधा है कि जिसे देख के अच्छा, किसी से अगर आपकी दुश्मनी है ना, मुझे लगता है उसको ये तोहफे में दे देना चाहिए। आपकी तरफ से तोहफा, और जब डंक इसका लगेगा तो जो दर्द का एहसास होगा वो खुदकुशी करने पर मजबूर कर देगा। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।